प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के पेपर पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम भारत का संवैधानिक विकास के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का संविधान का विकास के लिए काफ़ी समय लगा या काफ़ी वर्षों का समय लगा, तो उसका विकास किस प्रकार और किन किन अवस्थाओं में हुआ, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भारत के संविधान के विकास की क्रम है, इस क्रम को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट अंग्रेज़ों का भारत में आगमन है, जिसे 1600 से 1765 में है। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 1765 से 1858। तीसरा पॉइंट, कंपनी शासन का अंत 1858 से 1919 तक का समय। चौथे पॉइंट में स्वशासन का आरंभ 1919 से 1947 तक। 5 पॉइंट, संविधान की रचना 1947 से 1950। इन 5 चरणों के अंदर भारतीय संविधान का विकास समाहित है। इन 5 चरणों से होकर ही भारत के संविधान का निर्माण हुआ या विकास हुआ है। हम अब पहले पॉइंट की ओर चलते हैं, जो है अंग्रेज़ों का भारत में आगमन। जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में आगमन के लिए सबसे पहले व्यापार की नीति को अपनाया था। तो जो इंग्लैंड की महारानी थी, उसने एक राजलेख या चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसे 1600 ईस्वी का राजलेख भी कहा जाता है। यदि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कई बार टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1600 ईस्वी का राजलेख क्या है। अब इस राजलेख में क्या हुआ था कि कंपनी है, उस कंपनी को केवल 15 वर्षों तक व्यापार करने की स्वतंत्रता या एकाधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, यहाँ तो कंपनी की स्थापना हो जाती है। अब इसके बाद आता है 1726 का चार्टर। इसके द्वारा क्या हुआ था कि विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी राज्यपाल व उसकी परिषद को। कहाँ कहाँ पर? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में। अब हम सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। जब कंपनी स्थापित कर दी, ब्रिटिश सरकार ने अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया। जो सारा मुनाफा होता था वो सारा का सारा इंग्लैंड जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों में अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, घूसखोरी इत्यादि अनेक बुराइयां या स्वार्थ की प्रवृत्तियां विद्यमान हो गई, जिसके कारण 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यू टाइप में ये भी पूछा जाता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। इसमें क्या हुआ, कंपनी के जो कर्मचारी थे उनमें व्याप्त अनुशासनहीनता तथा स्वार्थ की प्रवृत्ति के कारण कंपनी को हुई क्षति की रिपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने 1972 में एक गुप्त समिति गठित की। किसने की थी? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा, जिसके प्रतिवेदन पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अब इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, जिसमें पहला है भारतीय मामलों में अंग्रेजीय संसदीय हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि जो भी जितने भी कंपनी के मामले थे या भारतीय मामले थे, तो उनमें सीधे अंग्रेजी संसद, जो ब्रिटिश संसद था, उसका हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया था। इसके द्वारा भारत तथा इंग्लैंड में कंपनी के मामले को नियंत्रित व नियमित किया जाने लगा। मतलब सारा प्रशासन अब कंपनी के हाथों से निकल कर उधर चले गया था। उनके द्वारा ही कंपनी को नियंत्रित किया जाता था। अब आगे हुआ कि बंगाल के जो प्रेसिडेंसियाँ थी, उनमें शासन के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। कलकत्ता प्रेसिडेंसी तथा बंगाल
बिहार और उड़ीसा के विभिन्न इलाकों के शासन का अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दिया गया। इसी में ही 1774 में ही क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना की गई, जिसके निर्णयों के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। कंपनी का जो व्यापार है उसके एक अधिकार को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया और रिश्वत, उपहार इत्यादि जो चीज़ें थी, बुराइयाँ, उन पर रोक लगा दी गई। सेकंड पॉइंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब कि जो भी समस्याएं थी, कमियां थी, उनको दूर करना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो जो हमने अभी पढ़ा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें जो भी कमियां रहीं उनको दूर करने के लिए 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तीसरा, पीट्स इंडिया एक्ट 1784। पीट्स इंडिया एक्ट भी महत्वपूर्ण है, कई बार न्यू टाइप में आता है। ये क्या है? तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है विलियम पीट्स ने विलियम पीट्स है उसके नाम पर पीट्स इंडिया एक्ट नाम पड़ा है जिसका। इसमें क्या हुआ, कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने के उद्देश्य से यह नियम पारित किया गया। इसमें एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई जिसमें 6 संसदीय आयुक्त थे जो भारत के दीवानी, सैनिक तथा कर व्यवस्था का नियंत्रण करते थे। अगला, 1813 का चार्टर, कंपनी का एक अधिकार को समाप्त करने लॉर्ड कॉर्नवालिस की भारत में आक्रामक नीति तथा कंपनी की शोषणीय स्थिति के कारण 1813 का चार्टर पारित किया गया। तो ये किस लिए क्या? कंपनी की जो स्थिति थी, शोषणीय स्थिति, उसके कारण इसको लाया गया। इसमें पहली बार भारतीयों की जो शिक्षा है उस पर 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे पहले अंग्रेज़ों ने जो भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करना या भारतीयों के लिए कुछ सोचा, वो 1813 में था, शिक्षा के लिए। 5वां पॉइंट, 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर। अब क्या हुआ, कंपनी की जो थी उसमें जो वो व्यापार के थे जिसमें चाय, चीनी था, उसके एक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। अर्थात कंपनी के हाथों से जो प्रशासन था, शासन था, वो सारा धीरे धीरे छिनता जा रहा था। अब इसमें गवर्नर जनरल तथा पारित कानून जो पहले विनिमय कहलाते थे अब अधिनियम कहलाए जाने लगे। बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के 4थे विधि सदस्यों को प्रदान की गई। और यहाँ पर ही क्या किया गया, जो सरकारी सेवाएं थी उन सेवाओं के लिए योग्यताओं का भी निर्धारण किया गया। क्या यदि किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा में आना है तो उसके लिए योग्यताओं का निर्धारण कर दिया गया। 6वां पॉइंट, 1853 का चार्टर। अब सेवाओं का निर्धारण कर दिया गया तो 1853 में क्या हुआ, कुछ परीक्षाएं जिनमें ICS अर्थात कहें प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्यवस्था भी यहाँ पर कर दी गई। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को कंपनी में नियुक्ति प्रदान करनी है, नियुक्त होना है या कंपनी में नौकरी करनी है तो उसे कई परीक्षाएं देनी पड़ती थी जिनमें ICS की परीक्षा भी मुख्य थी। अब हम अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं। 3rd पॉइंट जो है कंपनी शासन का अंत। इसमें पहला पॉइंट आता है भारत शासन अधिनियम 1858। अब इसमें क्या हुआ, भारत के जो शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर सीधा सम्राट को सौंप दिया गया। कौन से सम्राट को? इंग्लैंड के सम्राट को। अब जो सम्राट था वो ही सारा कंपनी का शासन व्यवस्था का संचालन करने लगा। प्रशासन अब 15 सदस्यीय एक परिषद को सौंप दिया गया। मतलब जो कंपनी का प्रशासन चलाने के लिए क्या 15 सदस्यों की एक कमेटी को गठित किया गया जिसके अध्यक्ष को भारत राज्य सचिव का नाम दिया गया।
इनमें से जो सदस्य थे वो ऐसे व्यक्ति थे जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवा कर चुके हों, अर्थात 10 वर्षों तक भारत में रहकर कार्य किया हुआ। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो वहाँ के हर प्रकार की परिस्थितियों से वाकिफ़ थे, तो वो अच्छे से अच्छा सुझाव या जो भी कुछ करना है तो वो अच्छा से अच्छा काम कर सकें और वहाँ के हर परिस्थितियों के बारे में वहाँ को अवगत करा सकें। अब इसमें यह हुआ, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय की उपाधि प्रदान की गई, जो सीधा क्राउन का प्रतिनिधि थी। क्राउन का मतलब राजमुकुट से है, अर्थात सम्राट से। इस प्रकार 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई और इस एक्ट को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। सेकंड पॉइंट, भारत परिषद अधिनियम 1861। अब जो विधि निर्माण की जो भी कमियां थी, त्रुटिपूर्ण प्रणाली थी, वायसराय की निषेधात्मक शक्तियां थी, विधान परिषद थे आदि, जिनमें भारतीयों को न के बराबर कोई प्रतिनिधित्व नहीं था आदि, जो भी समस्याएं थी उन्हें दूर करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1861 पारित किया गया। इसमें निम्न बिंदु समाहित थे, जिनमें भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म हुआ। वायसराय की कार्य परिषद में 5 सदस्य शामिल किया गया। आपात स्थिति में वायसराय द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभिन्न विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई और यहीं पर प्रांतीय स्वायत्तता की नींव भी पड़ती है। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये 1857 की क्रांति के कारण जो पनपी राष्ट्रीयता की भावना थी आदि, जो घटनाएं हुई, कांग्रेस की स्थापना हुआ, एलिबर्ट विवाद हुआ, इन घटनाओं ने या जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उन परिस्थितियों ने 1892 के अधिनियम को पारित करने के लिए बाध्य किया, जिसमें निम्न प्रावधान हुए। सर जॉर्ज चिल्ली के सुझाव द्वारा यह अधिनियम लाया गया। कौन सा? 1892 का भारत परिषद अधिनियम सर जॉर्ज चिल्ली के सुझाव द्वारा। संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, जिसमें विधान परिषद को वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव भी डली। अगला पॉइंट, मार्ले मिंटो सुधार 1909। यह भी इम्पोर्टेंट है। मार्ले मिंटो सुधार जो टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार क्या है, तो ये लागू हुआ 1909 में। ये मार्ले और मिंटो दो नाम के अलग अलग व्यक्ति हैं, एक है मार्ले, एक है मिंटो, जिनके नाम पर मार्ले मिंटो सुधार नाम पड़ा है। अरुणडेल जो समिति थी उसकी रिपोर्ट पर 1919 में मार्ले को भारत में राज्य सचिव और मिंटो को वायसराय नियुक्त किया गया। दोनों भारतीय प्रशासन में सुधार के जोरदार या पक्षधर थे। इसमें निम्न प्रावधान हुए, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन आरंभ हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन जिसमें मुसलमानों, सिख और हरिजन समाहित थे। 1909 में मुसलमानों, 1919 में सिख और 1935 में हरिजन, तथा प्रथम बार जाति, धर्म, वर्ग आदि पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया। बजट पर पूर्व बहस व पूर्व प्रश्न पूछने की भी अनुमति दी गई। इसके बाद अगला पॉइंट आता है स्वशासन का आरंभ 1919 से 1947। ये हम अब अगली क्लास में आपके साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।